कर्नाटक युद्ध। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के बीच संघर्ष का मुख्य मुख्य कारण व्यापार में एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण था। इन दोनों के बीच युद्ध होना तय था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748 तक। यह युद्ध साल 1740 से 1748 के बीच लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसी शक्ति पूरे समय तक अंग्रेजों पर हावी रही, लेकिन आपसी मनमुटाव के कारण ज्यादा फायदा नहीं उठा पाई। दोनों कंपनियां एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाकर फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। साल 1740 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। युद्ध का असर भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों पर हुआ, क्योंकि यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में लड़ रहे थे। जब यह युद्ध हो रहा था, तब पौंडीचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और मद्रास में अंग्रेजों का गवर्नर मॉर्स था। साल 1746 में इंग्लैंड का जहाजी बेड़ा मद्रास आ गया और फ्रांस के व्यापारिक जहाज़ों पर हमला करने लगा। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी भी तरह का युद्ध न होने दे। तब मद्रास और पौंडीचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे। डुप्ले ने नवाब अनवरुद्दीन से यह भी वादा किया कि वह मद्रास जीतने के बाद उसे अनवरुद्दीन को दे देगा, पर उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। फिर अनवरुद्दीन के बेटे महफूज खान ने डुप्ले के खिलाफ एक बड़ी सेना लेकर हमला किया, लेकिन मद्रास के पास अडियार या सेंट थॉमस के युद्ध में डुप्ले ने नवाब की बड़ी सेना को हरा दिया। मद्रास और नवाब की सेना पर जीत ने फ्रांसीसियों का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। अब उन्होंने पौंडीचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेजों की नई बस्ती सेंट डेविड पर अधिकार करने की कोशिश की, मगर असफल रहे। इसी बीच अंग्रेजों की भी एक बड़ी सेना इंग्लैंड से आई और उन्होंने भी पौंडीचेरी पर घेरा डालने की कोशिश की, मगर असफल रहे। फिर साल 1748 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक ला शापेल की संधि हुई, जिससे यह युद्ध यूरोप और भारत दोनों में खत्म हो गया। इस संधि के प्रावधानों के तहत अंग्रेजों को भारत में मद्रास तथा फ्रांसीसियों को कनाडा का लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हुए। वैसे तो इस युद्ध से न फ्रांसीसियों को फायदा हुआ और न ही अंग्रेजों को, लेकिन इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर किया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 1755 तक। यह युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारियों की वजह से हुआ। हैदराबाद के नवाब आसफ जहां की मौत के बाद उनके बेटे नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग के बीच, और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और उनके बहनोई चंदा साहिब के बीच में उत्पन्न हुआ। डुप्ले चंदा साहिब और आसफ जहां के पौत्र मुजफ्फर जंग से गुप्त समझौता कर लेता है और बाद में तीनों अंबुर के युद्ध में अनवरुद्दीन को युद्ध में हराकर मार डालते हैं। उनका बेटा मोहम्मद अली त्रिचुरापल्ली भाग जाता है। बचा कर्नाटक चंदा साहिब के अधिकार में आ गया और फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी के पास 80 गांव चंदा साहब के द्वारा मिल जाते हैं। फ्रांसीसी हैदराबाद में भी सफल हुए। नासिर जंग मारा गया और मुजफ्फर जंग निज़ाम मतलब दक्कन का सूबेदार बन गया। नए निज़ाम ने मसूलीपट्टम का प्रसिद्ध नगर 5 लाख रुपये फ्रांसीसी कंपनी को और 5 लाख रुपये फ्रांसीसी सेनाओं को दिए। इसके अलावा डुप्ले को भी बहुत कुछ मिला। इसी बीच एक दुर्घटना में मुजफ्फर जंग की मौत हो जाती है और फ्रांसीसी लोग निज़ामुल मुल्क के तीसरे बेटे सलाबत जंग को नवाब बना देते हैं। इसके बदले में फ्रांसीसियों को आंध्र का उत्तरी सरकार नामक क्षेत्र मिलता है। इस वक्त तक फ्रांसीसियों की शक्ति चरम सीमा पर थी, लेकिन
अंग्रेज भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। वे नासिर जंग और मोहम्मद अली से मिलकर षड्यंत्र करते हैं। अंग्रेजों में एक नौजवान रॉबर्ट क्लाइव यह बात रखता है कि कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर हमला करके त्रिचुरापल्ली में घिरे मोहम्मद अली पर फ्रांसीसियों का दबाव कम किया जा सकता है। उसकी यह बात मान ली जाती है। फिर क्लाइव ने सिर्फ 200 अंग्रेज और 300 भारतीय सैनिकों को लेकर आरकोट पर हमला करता है और उसे जीत लेता है। फ्रांसीसियों की इसी बीच कई बार हार हुई। फ्रांस की सरकार डुप्ले की लगातार संघर्ष की नीति से तंग आ गई थी और इसलिए डुप्ले को फ्रांस बुला लिया और उसकी जगह गोडेहू को गवर्नर नियुक्त किया गया। गोडेहू ने भारत में अपना पद संभालते ही अंग्रेजों से समझौते के लिए बात करना शुरू कर दी और साल 1755 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पौंडीचेरी में संधि होती है और इसी तरह द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 तक। साल 1756 में यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध ने एक बार फिर भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का माहौल बना दिया। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने सेनापति काउंट डी लाली को एक विशाल सेना के साथ भारत भेजा। लाली जब तक भारत पहुंचा तब तक अंग्रेज बंगाल पर अधिकार कर चुके थे। बंगाल को जीतने से अंग्रेजों की स्थिति और मजबूत हो गई थी। साल 1757 में अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से बंगाल में फ्रांसीसियों की बस्ती चंद्रनगर पर भी अधिकार कर लिया था। इसी साल अंग्रेजों ने बंगाल को भी जीता और उन्हें काफी फायदा हुआ। सबसे पहले लाली ने अंग्रेजों की बस्ती फोर्ट सेंट डेविड और तंजावुर पर घेरा डाला मगर असफल हुआ। इसके बाद उसने मद्रास पर घेरा डाला जिसके लिए उसने हैदराबाद से बुसी को बुला लिया। बुसी का हैदराबाद को छोड़ना अंग्रेजों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। इसी बीच हैदराबाद का शासक सलाबत जंग अंग्रेजों की तरफ हो गया। फ्रांसीसी मद्रास का घेरा डालने में तो सफल रहे मगर उन्हें ज़्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ। मद्रास के घेरे के एक साल तक फ्रांसीसी और अंग्रेजों में छोटी मोटी लड़ाई होती रही जिसमें फ्रांसीसियों का प्रभाव कम होता गया। फिर 1759 में अंग्रेजी सेनानायक आयर कुक ने वॉन्डीवोर्स के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया जिससे फ्रांसीसियों का भारत पर शासन करने का सपना हमेशा के लिए टूट गया। 1763 में यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच पेरिस की संधि हुई जिसके अनुसार यूरोप और भारत दोनों जगह का युद्ध खत्म हो गया। संधि के अनुसार फ्रांसीसियों को चंद्रनगर और पौंडीचेरी वापस मिल गए लेकिन शर्त यह थी कि अब फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रख सकेंगे। इसके बाद फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया और व्यापार करने पर ध्यान दिया। फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। पहला कारण कंपनी का स्वरूप। फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी संस्था थी जबकि अंग्रेजों की कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। इसका असर यह था कि फ्रांसीसी कंपनी के कर्मचारियों में ईमानदारी और लगन की कमी थी वहीं अंग्रेजों को पूरी आज़ादी थी इसलिए उनमें बहुत उत्साह था और वे जल्दी फैसले ले लिया करते थे। दूसरा, जब कर्नाटक युद्ध हो रहा था तभी अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया। बंगाल जीतने पर उनकी प्रतिष्ठा तो बढ़ी साथ ही साथ उन्हें काफ़ी धन प्राप्त हुआ और इसी धन का इस्तेमाल वे युद्ध में करते थे। लेकिन फ्रांसीसी दक्षिण भारत तक ही सीमित रहे और उनके पास बंगाल जैसा कोई प्रदेश या राज्य नहीं था। इसके अलावा अंग्रेजों की नौसेना
बहुत मजबूत थी और सिर्फ नौसेना नहीं, अंग्रेजों के सेनापति भी योग्य थे, जैसे रॉबर्ट क्लाइव और सर आयर कूट। एक कारण यह भी था कि फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। फ्रांसीसियों में एक ही योग्य सेनापति था, डुप्ले। डुप्ले अगर कुछ दिन और भारत में रह जाता तो उनके हालत बदल सकते थे, क्योंकि जितना योग्य और अनुभवी डुप्ले था उतने योग्य और अनुभवी लाली और गुडेहू नहीं थे। ये तो ये कुछ कारण थे जिससे अंग्रेज फ्रांसीसियों को हरा पाए।